नमस्कार, आज है 21 अप्रैल, दिन गुरुवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। शुरुआत हेडलाइन से। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर देश को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लाल किले की प्राचीर से होगा प्रधानमंत्री का भाषण। दो दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरे देश में रोक नहीं लगा सकते। जेएसपीएल के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली, गुरुग्राम के ऑफिस पर छापेमारी। फेमा कानून के उल्लंघन मामले में छापेमारी। बाजार में लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी। निफ्टी 250 अंक चढ़कर 17,400 के पास बंद। सेंसेक्स में करीब 900 अंकों का उछाल। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हरियाली। और मारुति सुजुकी ने XL6 का अपडेटेड वर्जन किया लॉन्च। शुरुआती कीमत 11,29,000 रुपए। दिन भर की बड़ी खबरें अब फटाफट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर आज भारत पहुंच गए हैं। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद चरखा चलाकर सूत काटा। यहाँ की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये पहला मौका के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये पहला मौका है जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं। कल यानी 22 अप्रैल को पीएम जॉनसन और पीएम मोदी के बीच शिखर बैठक होने वाली है। ब्रिटिश पीएम की भारत दौरे से पहले नए युग की ट्रेड डील की काफी ज्यादा चर्चा है। इस डील को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग हटकर बताया जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आज गुजरात के हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में 6ठा प्लांट है। इस प्लांट को बनाने में करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। कंपनी के अनुसार भारत में बीते 3 सालों के दौरान कंस्ट्रक्शन उपकरणों की बिक्री में खासी बढ़ोतरी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सर्विस डे के मौके पर देश के प्रशासनिक अफसरों को सम्मानित किया। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों से कहा कि आजादी के 100 साल को लेकर उन्हें अपना दृष्टिकोण बताना चाहिए। देश के हर जिले को अगले 25 साल के लिए अपना उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में आज फिर इजाफा देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,380 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान मरीजों की जो मौत हुई है उसका आंकड़ा है 56। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना वायरस के 1,231 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला। इससे पहले कल यानी बुधवार को कोरोना के 2067 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 17 मार्च के बाद कोरोना के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। देश में 17 मार्च को कोरोना के 2,528 मामले सामने आए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी मास्क अनिवार्य किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो हालात डराने वाले नहीं हैं। आईसीएमआर के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर का कहना है देश में खतरे जैसी कोई बात नहीं। उनका कहना है कि इस बढ़ने को देश में चौथी लहर से जोड़कर न देखा जाए। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज तड़के हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए आतंकियों में लश्कर तैयबा का दुर्दांत आतंकी यूसुफ कांतरू भी शामिल है। कांतरू पिछले महीने बडगाम में एक पुलिस एसपीओ और उसके भाई की हत्या में भी शामिल था। इस मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक घायल हुए हैं। आपको बता दें, आगामी बाबा अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए कुछ दिन पहले ही आतंकियों ने यात्रा में खलल डालने की धमकी भी दी थी।
इसे देखते हुए राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL टेक के जनवरी से मार्च तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। इस दौरान कंपनी का कंसो मुनाफा तिमाही आधार पर 3,442 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,590 करोड़ रुपए रहा। दी बिजनेस से 3,325 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। चौथी तिमाही में कंपनी की कंसो आय 22,331 करोड़ रुपए से बढ़कर 22,590 करोड़ रुपए रही। हालांकि इस दौरान कंपनी के मार्जिन में गिरावट देखने को मिली और ये तिमाही आधार पर 19% से घटकर 17.9% पर आ गई। HCL टेक ने 18 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। नेस्ले इंडिया का जनवरी से मार्च तिमाही के जो नतीजे हैं अनुमान से खराब रहे हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 602 करोड़ रुपए से घटकर 595 करोड़ रुपए रहा। दी बिजनेस से 610 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। इस दौरान कंपनी की आय 3,611 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,980 करोड़ रुपए रही। जनवरी मार्च तिमाही में नेस्ले इंडिया का कामकाजी मुनाफा 931 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की मार्जिन सालाना आधार पर 25.75% से घटकर 23.4% रही। कंपनी ने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से मुनाफे पर असर पड़ा है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के IPO को लॉन्च करने की तारीख पर सरकार इस हफ्ते फैसला ले सकती है। न्यूज एजेंसी PTI ने एक सीनियर अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है। PTI के मुताबिक सरकार के लिए यह तय करना कठिन होगा कि वो रिटेल और घरेलू निवेशकों के बीच IPO की मांग के साथ आगे बढ़े या फिर भू राजनीतिक तनाव कम होने और FII के लौटने का इंतजार करे। आपको बता दें, सरकार LIC में अपनी 5% हिस्सेदारी की बिक्री का ऑफर पिछले महीने ही लाना चाहती थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग से शेयर बाजार में आई अस्थिरता के चलते इसे टाल दिया गया। स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी JSPL पर ED की रेड पड़ी है। ED ने कंपनी के दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ED ने यह कार्रवाई कंपनी की ओर से विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आशंका के आधार पर की है। सूत्रों के मुताबिक ED ने किसी पुराने मामले में भी छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि JSPL 2021 में भारत का 5वां सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक रहा था। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पर फोकस किया गया है। पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर बैटरी के लिए UIN नंबर जारी करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही रिटेल फ्यूल स्टेशन, पार्किंग, मॉल में स्वैपिंग स्टेशन बनाने की सलाह दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक पहले चरण में 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों पर फोकस करने का सुझाव है। साथ ही बैटरियों की सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन देने का भी प्रस्ताव दिया गया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि सुरक्षा के लिए कड़े परीक्षण प्रोटोकॉल अपनाए जाएं। इस पॉलिसी में पर सभी स्टेक होल्डर 5 जून तक अपने सुझाव दे पाएंगे। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कार मारुति XL6 का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसमें कई लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं। इस 6 सीटर कार में कई ऐसे प्रीमियम फीचर हैं जो पहली बार दिए गए हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर में नए बदलाव के साथ कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 11,29,000 रुपए रखी है। मारुति XL6 में पहली बार कंपनी अपनी किसी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देने जा रही है। ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर की सीट के लिए ये ऑप्शन मिलेगा। आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 11 मुख्यमंत्री और प्रमुख नेता शामिल होंगे। साथ ही इसमें 400 सिख जत्थेदारों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश के दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है, जिसमें शर्त रखी गई है कि वो कंपनी छोड़ने के बाद उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियां
जैसे टीसीएस, विप्रो, आईबीएम, एक्सेंचर और कॉग्निजेंट में 6 महीने तक काम नहीं करेंगे। अब ऐसे में इस कॉन्ट्रैक्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि मामला अब लेबर कोर्ट तक जा पहुंचा है और इस कॉन्ट्रैक्ट को तत्काल हटाने की मांग की जा रही है। आखिर इन्फोसिस को नॉन कंप्लीट क्लॉज लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को क्या फायदा होगा और कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा? खास मेहमानों से जानेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। देखें जॉब के लिए कैद वाला अग्रीमेंट पर यह रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी के मामले कम होने के बाद आईटी सेक्टर में नौकरी की बहार है। इसके साथ ही नौकरियां बदलने का दौर भी जारी है, जिससे कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में कंपनियों के लिए नई ज्वाइनिंग कराना और उन्हें ट्रेनिंग देने का खर्च काफी बढ़ गया है। इन परेशानियों को देखते हुए देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है। दरअसल इन्फोसिस कंपनी ने एट्रिशन रेट को कम करने के लिए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाना शुरू कर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ता है तो वो इन्फोसिस की प्रतिद्वंदी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, आईबीएम, एक्सचेंजर और कॉग्निजेंट में 6 महीने तक काम नहीं कर सकेगा। बता दें कि हाल ही में इन्फोसिस ने अपनी तिमाही रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कंपनी का एट्रिशन रेट 27.7% रहा, जबकि पिछली तिमाही में एट्रिशन रेट 25.5% था। यानी हर साल कंपनी के एट्रिशन रेट में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों को रोकने के लिए कंपनी ज्वाइनिंग से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करा रही है। पूरे मामले में इन्फोसिस के खिलाफ केंद्रीय श्रम मंत्रालय से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि मंत्रालय इन्फोसिस को ऐसी मनमानी शर्त हटाने के लिए कहे। हालांकि इसे लेकर इन्फोसिस कंपनी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा में शामिल हो चुके हमारे साथ 2 खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव और सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह हमारे साथ हैं। दोनों का ही स्वागत करते हैं इस बेहद ही खास चर्चा में। सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके के की मनमानी या फिर इस तरीके के क्लॉज, जिसको नॉन कम्पीट क्लॉज कहा जा रहा है, इन्फोसिस में यह मामला सामने आ रहा है क्योंकि अट्रिशन रेट खुद जो कंपनी के नतीजे यहाँ पर पेश किए गए थे उसमें हाईएस्ट अट्रिशन रेट, मतलब नौकरी छोड़ने वालों की तादाद लीडिंग आईटी कंपनी में सबसे ज्यादा है। लेकिन इस तरीके से क्लॉज साइन करवाकर कंपनियों की मनमानियां क्या जायज हैं? देखिए, मैं बताऊं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो है आर्टिकल 19(1)(g) है और वो आर्टिकल जो है इंडियन सिटीजन्स को एक राइट देता है कि वो अपने मन से, अपने पसंद से कोई भी जॉब को कर सकते हैं या कोई भी प्रोफेशन को कर सकते हैं, किसी भी तरीके के ट्रेड को कर सकते हैं, कहीं भी इंडियन टेरिटरी में जाकर के वो रह सकते हैं, वहां से अपना वो काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर इस तरह से कोई अग्रीमेंट अगर करवाया जाता है कि आप सो एंड सो कंपनीज को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 3 महीने के लिए, जैसे इस केस में 6 महीने की बात है, तो एक सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और सेक्शन 27 कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि अगर आप किसी को किसी काम करने से रोकने के लिए अगर अग्रीमेंट करते हैं 2 पार्टीज के बीच में, तो वो अग्रीमेंट को वाइड माना जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर के आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, अब जहां तक कंपनी का सवाल है, तो अगर कंपनी को ये लगता है कि हम इतना खर्चा करते हैं, एम्प्लॉय को रखते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं और वो सडनली छोड़ के चला जाता है, तो इतनी जो कॉस्टिंग आती है उसका क्या होगा? तो वो वैसा क्लाउज लगाया जा सकता है कि अगर कोई इतने विद इन सो एंड सो टाइम अगर छोड़ के जाता है तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो कंपनी रिकवर कर सके, इस तरीके का प्रोविजन किया जा सकता है। या फिर जो एनडीए होता है, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है किसी कंपनी में तो उसको बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की जो है नॉलेज है, बहुत सारी बातें हैं जो उसको पता है, अगर वो बाहर जाके उसको डिस्क्लोज करता है कॉम्पिटिटर्स के बीच में और उससे अगर कंपनी को नुकसान होता है जहां वो काम कर रहा था, तो ऐसे क्लाउजेस बनाए जा सकते हैं जहां से कंपनी जो है अपने लॉसेस को रिकवर कर सके उस छोड़े हुए एम्प्लॉय के थ्रू। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि इस तरह से सिंपली एग्रीमेंट करना कि कोई एम्प्लॉय जो है दूसरी जगह काम जा करके नहीं कर सकता है, तो ये जो है पूरी तरह से मुझे लॉफुल नहीं लगता है।
अगर वो कहीं जाकर के ज्वाइन करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट का प्रावधान क्या रहेगा ऐसे एग्रीमेंट के हिसाब से? क्या कंपनी 6 महीने का उसको पे देने जा रही है कि आप कहीं दूसरी जगह 6 महीने तक ज्वाइन नहीं करो, लेकिन 6 महीने का जो एक्सपेंस है वो हम आपको देंगे राइट। या सैलरी हम देंगे, या अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने का जो है आपको हमारे को जो देना पड़ेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है और वो कंपनी कहती है कि ठीक है, जो 6 महीने का कॉम्पेंसेशन है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है जो एग्रीमेंट बनाया गया है, और जो हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके एम्बिट में रहते हुए ही राइट। क्लॉजेस को बनाना सही होगा। जी। सबसे जरूरी आशुतोष जी, आपने काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स को यहाँ पर हमारे सामने रखा है कि सबसे पहले इस तरीके के जो नॉन कम्पीट क्लॉज है वो लीगल नहीं है। बाकी जो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स होते हैं या बाकी जो क्लॉजेस होते हैं, मैं मेरे ख्याल से हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान रजनीश जी हैं वो शायद बेहतर ढंग से बता पाएं। ये तो बंधुआ मजदूर टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर, कि कंपनी कह रही है कि आप हमारे पास काम नहीं कर रहे हैं अगर, तो 6 महीने बाद आप हमारे कॉम्पिटिटर के साथ भी काम नहीं कर सकते। जैसा अब हमारे दूसरे गेस्ट कह रहे हैं कि ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है। एक एम्प्लॉय के लिए कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, बहुत कंपनियों ने ऐसा पॉलिसी पहले भी अटेम्प्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। डिफरेंट इंडस्ट्री में जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वहाँ पे ये देखा गया है कि कुछ कंपनीज ने इस तरह की पॉलिसी लाए। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के क्लॉजेस डाले कि आप अगर हमें छोड़ते हैं तो आप एक्स नंबर ऑफ मंथ्स या 6 महीने 1 साल तक आप कंपटीशन नहीं ज्वाइन करेंगे। मगर जैसा आशुतोष जी ने कहा कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय जा करके कंपनी को कोर्ट पे ले जाए तो एम्प्लॉय का पलड़ा भारी रहेगा। बहुत कंपनीज जो पहले इसका अटेम्प्ट किया है उन्होंने सिर्फ इसीलिए यूज किया था कि इसको शायद हम कोई एम्प्लॉय पढ़ करके शायद एक तरह से 2 बार सोचे कि मैं कंपटीशन ज्वाइन करूं कि नहीं। तो जिसको कि अगर मैं इंग्लिश में एक वर्ड यूज करूं कि इसको एक डेटरेंट की तरह यूज किया गया है ऐसे क्लॉज को पहले। तो मेरा मानना यही है कि जिस तरह आपने सही कहा, पैंडेमिक के बाद जिस तरह से आईटी सेक्टर बिल्कुल ओपन अप हुई है, नौकरियों की काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है, और जैसा हमने रिपोर्ट भी पढ़ा कि 50,000 के करीब इंजीनियर ट्रेनीज लेने वाले हैं इन्फोसिस। तो नेचुरली उनको ये लग रहा है कि हम इतना कुछ उनके ऊपर स्पेंड करेंगे, जो आशुतोष जी ने भी सही कहा, इतना हम टाइम लगाएंगे, समय लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, और उसके बाद अगर वो उठ करके कंपटीशन में चले जाते हैं तो ये एक तरह का बांधना, किसी को, आपने सही वर्ड यूज किया, बंधुआ मजदूर किसी को बनाना आज की तारीख में बिल्कुल ही विफल रहेगा। इस तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस लाना बहुत ही डिफिकल्ट है। हमने देखा है कि आईटी जैसे सेक्टर में भी एक तरह का यूनियन जैसा एक माहौल सा बनता जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की वो फीलिंग हो रही है कि हमें कहीं ना कहीं किसी स्तर पे हमें थोड़ा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इसमें हमें एज एन एम्प्लॉयर और इन्फोसिस जैसे इतनी बड़ी संस्था को इसको इस तरह से लाना उनके लिए ज्यादा गड़बड़ करेगा एक तरह से, क्योंकि आने वाले लोग भी शायद उस पर फिर हिचकेंगे कि इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट ये मामला श्रम मंत्रालय पे पहुंच गया है सर। श्रम मंत्रालय से शिकायत की गई है इन्फोसिस के खिलाफ कि इस तरीके के जो क्लॉजेज हैं आप अपने एम्प्लॉय से नहीं साइन करा सकते हैं। पर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है आशुतोष जी, कोई एम्प्लॉय अगर ऐसे किसी क्लॉज का सामना करता है या कर रहा है अभी, उसके पास क्या लीगल राइट्स है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या वो लेबर कोर्ट में जा सकते हैं? क्या वो कोर्ट में जाकर कंपनी के खिलाफ इसकी शिकायत कर सकते हैं? और इवन क्या कंपनी पर इस पूरे बेसिस पर कोई कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अग्रीमेंट जो है, अगर उसको हम कंपटीशन से निकालने की बात कर रहे हैं या कंपटीशन रोकने की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि अगर एम्प्लॉय बाहर जाता है और वो कोई सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस करता है और जो कंपनी है उसी के क्लाइंट्स को वो यूटिलाइज करता है एज रिसोर्सेज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और कंपनी को लॉस सस्टेन होता है ऐसे सिचुएशन में, तो
ऑब्वियसली कंपनी जो है वो चाहे तो जो है एम्प्लॉय से अपना लॉस रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकती है या नोटिस भेज सकती है। अब जो यहाँ पे जो बात आ रही है कि आप कहीं ज्वाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है और किसी और कंपनी को ज्वाइन करता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कंपनी उसको नोटिस भेजेगी या उसके किसी पेमेंट्स को जो है होल्ड पे रख देगी या उसका जो ड्यू सेटलमेंट है, उसका फाइनल सेटलमेंट उसको रोक देगी या फिर उसको रिलीविंग लेटर जो उसको मिलना चाहिए, रिलीव करना चाहिए, वो रिलीविंग को रोक देगी। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली क्लाइंट जो एम्प्लॉय है वो बिल्कुल किसी भी कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में भी जा सकता है और वहां पे वो बिल्कुल पिटीशन फाइल कर सकता है और इस तरह से कंपनी को नोटिस करते हुए कोर्ट बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेगा और जो है उसमें एज प्रेयर क्लाउज वो ये मांग सकता है कि उसको रिलीव किया जाए, उसके सारे पेमेंट्स जितने भी ड्यूज हैं उसको दिया जाए। इनफैक्ट हो सकता है कि वो कॉम्पनसेशन को भी डिमांड कर सकता है। अभी देखिए, जहां तक हमने देखा कि इन्फोसिस एक बड़ी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है और मुझे लगता है अगर कंपनी का इंटेंशन अगर एट्रिशन को रोकना है तो मुझे लगता है कि कंपनी और बेटर जो है एम्प्लॉइज को पर्क्स दे सकती है या फिर उसको फैसिलिटीज दे सकती है या फाइनेंशियली उसको बेटर बना सकती है ताकि एम्प्लॉइज जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। वो उनको ये नहीं लगे कि हमें कोई जबरदस्ती जो है डॉक्यूमेंट साइन करवाया जा रहा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि यूनियन ने लेटर भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को और मिनिस्ट्री ऑफ ये अफेयर्स को। तो वो लोग इस पे मुझे लगता है कार्रवाई करेंगे और जल्द ही इसमें मुझे लगता है कि सुधार आएगा और जो है कंपनी अपने जो रूल्स है, रेगुलेशंस है या जो टर्म्स ऑफ अपना के कॉन्ट्रैक्ट बावजूद ये समझना जरूरी है आशुतोष जी, जैसा आप बता रहे हैं कि एक जो एम्प्लॉय है वो केस फाइल कर सकता है इसके लिए, पर कोई ऐसे किसी झंझट में क्यों एक तो फंसना चाहेगा और कब तक उनके केस की सुनवाई होगी? अगर मानिए आगे एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी है, उसके खिलाफ अगर आपने केस किया तो कितनी देर में आपका ये पूरा केस सॉल्व होगा? उनके पास कितने प्रूफ्स होंगे और या आप कितने प्रूफ्स सामने शामिल कर सकते हैं? ये क्या वाकई एक एम्प्लॉय के समय का नुकसान नहीं हुआ? और जैसे कॉम्पनसेशन की जो बात हो रही है, ये तो टोटल लॉस ऑफ दैट एम्प्लॉयज करियर हुआ। जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि इस तरीके का जो अग्रीमेंट मैंने जैसे बताया ये तो पहले ही वॉइड है और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और अगर इसके बावजूद अगर उनके किसी भी पेमेंट्स को रोका जाता है या उनको रिलीव नहीं किया जाता है तो नॉट ओनली कोर्ट बल्कि जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली लेबर कमिश्नर को लिख सकता है, कंप्लेंट डाल सकता है और जैसे अभी उन्होंने कंप्लेंट डाला भी है मिनिस्ट्री के पास, वो भी वो कर सकते हैं। इसके लिए जो भी अथॉरिटीज है वहां पे भी वो लिख सकता है। इवन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी लिख सकता है कि कंपनी अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है या कुछ इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस बना रही है या साइन ले रही है जो कि अल्ट्रा वायरस है, जो कि लॉ के खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, तो वो अथॉरिटीज बिल्कुल जो है इसमें एक्ट करेंगी और हो सकता है कि उनको कोर्ट भी जाने की जरूरत ना पड़े और उनको जो है रिलीव कर दिया जाएगा या उनके पेमेंट्स को रिलीज कर दिया जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि ये जिस तरह से ये मैटर उठा है मुझे लगता है कुछ ही दिनों में कंपनी विल गेट इट सॉर्टेड आउट और इस तरह के जो क्लाउजेस बनाए गए हैं उसको या तो अमेंड कर देगा या उसको पूरी तरह से निकाल देगा, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि उस अग्रीमेंट का या उस क्लाउज का कोई लीगल वैलिडिटी नजर नहीं आता दूर दूर तक। राइट। पर रजनी जी, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अगर इस तरीके के क्लॉज हर कोई कंपनी लाने लग जाए, चाहे वजह अट्रिशन रेट को कम करना ही क्यों ना हो, मतलब कंपनी ये सोच रही है कि हम तो अपने एम्प्लॉय को रिटेन कर रहे हैं, रादर आप तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, तो कंपनी लेवल पर आपको क्या लगता है ऐसे क्लॉजेस को टोटली बंद करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हर कोई ऐसा क्लॉज डालने लग गया तो नौकरी तो किसी को नहीं मिलेगी, 6-6 महीने तक लोग घर में बैठेंगे क्योंकि कंपनी ना आपको कॉम्पनसेशन दे रही है ना उस पूरे पीरियड के लिए कोई सैलरी दे रही है। एब्सोल्युटली, आई थिंक देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आशुतोष जी ने बड़ा सही उठाया था जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, तो ये तो सीधा एक उल्लंघन होगा कि आप हमारे फ्रीडम के ऊपर आप एक रोक लगा रहे हैं। तो कोई भी कंपनी अगर ऐसा सोचेगा भी तो उन्हें 4 बार सोचना चाहिए कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या रेपरकशन होगा। तो मेरे को काफी हैरानी हुई थी कि ये इस तरह का इतना बड़ा एक इन्होंने कदम ले लिया
आई एम श्योर इन्फोसिस जैसी कंपनी बिना लीगल ओपिनियन लिए हुए ऐसे कदम नहीं उठाएंगे, बट अगर उन्होंने उठाया है और अगर अब लोग चले गए हैं लेबर मिनिस्ट्री तक, तो डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी और कंपनी को भी इस पे थोड़ा सा पीछे कदम करना पड़ेगा। मेरा यही मानना है कि एचआर के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई और चीज आप कर सकते हैं अगर आपको टैलेंट को रिटेन करना है, ना कि इस तरह का आप एक बंधित बना के किसी को इस तरह के क्लॉज ला करके आप रिटेंशन करें। ये पूरा ही बैकफायर करेगा इन्फोसिस के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो आगे आने वाले लोग जो जुड़ना चाहते हैं इन्फोसिस से, वो 4 बार सोचेंगे, शायद वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी लीगली वेट करेंगे कि इसमें क्या सब क्लॉजेस सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो एक शक का दायरा आ गया है, एक तरह का विश्वास गिर जाएगा एम्प्लॉयर के प्रति। तो वो मेरे को लगता है इन्फोसिस एज अ एम्प्लॉयर के लिए ये बड़ा ही एक अजीब सा कदम उन्होंने लिया है। कई और वो कदम ले सकते थे एचआर के एंगल से, जिससे कि हम लोग शायद टैलेंट को रिटेन कर सके, क्योंकि मेरा मानना यही है कि इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि रिटेन करें हम टैलेंट को, ताकि वो टैलेंट कंपटीशन में ना जाए। बट ये इस तरह से रोकना बिल्कुल ही जैसा हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ही मुश्किल होगा इन्फोसिस के लिए किसी को भी रोकने का। और कोई भी आई थिंक कहीं भी जाना चाहे, कहीं भी काम करना चाहे, जिस समय पे काम करना चाहे, एज लॉन्ग एज वो नोटिस पीरियड को आप बिल्कुल ही आप अप्लाई कर रहे हैं और वो आपके एम्प्लॉय उसको आपके लिए वो समय दे रहे हैं कि मैं ये 3 महीने में आपके यहाँ पे काम करके आगे निकलूंगा। मेरे को लगता है वहां तक अगर हम विश्वास रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे पीपल प्रैक्टिसेस लेके आए, बेनिफिट्स लेकर के आए, जिससे कि रिटेंशन को और बढ़ावा मिल सके, ना कि इस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे कि चीजें हमें वापस लेनी पड़े फिर और काफी एम्बैरेसमेंट हो उसके कारण। एम्प्लॉयज को रिटेन करने का ये तरीका, वो भी इन्फोसिस जैसी कंपनी का, या और भी अगर बहुत सारी कंपनीज ऐसे क्लॉजेज अपने एम्प्लॉयज से साइन करा रही है, तो वो बैकफायर कर सकता है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ खास मामले में शामिल हुए और ये मामला क्योंकि श्रम मंत्रालय तक पहुंच चुका है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए। बहुत धन्यवाद करेंगे आशुतोष श्रीवास्तव आपका, और साथ ही साथ रजनीश जी आपका भी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है, क्योंकि भारत और यूके के बीच कई बड़े ट्रेड का ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 यूरो की डील होना संभव है। रिन्यूएबल, 5G, AI, IT, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर बड़ी डील हो सकती है। भारत यूके के बीच ट्रेड 2030 तक दोगुना होने का भी अनुमान है। दोनों देशों के बीच FTA पर भी सहमति बन सकती है। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमें इस पूरी मुलाकात के और ज्यादा मायने बता रहे हैं, बताइए। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत का जो ग्लोबल ट्रेड है, इसमें कद काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हुई थी, UAE के साथ डील हुई थी, अब जो है यूके के साथ डील हो रही है और यूरोप भी देखिए कतार में लगा जा रहा है। और यूके के साथ जो ये डील हो रही है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसका जो डील साइज होगा वो करीब 100 करोड़ पाउंड का होगा। और अगले कुछ सालों में यानी 2030 तक अगर आप देखें तो भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि दोनों देश जो है आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA पर भी बात कर रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखें तो दोनों देशों के जो ट्रेड है इसमें आपको बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इस ट्रेड की डील में शामिल होंगे रिन्यूएबल्स हैं, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा IT पैक रहेगा। साथ में अगर आप देखें तो हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स भी फोकस और रडार पर रहेंगे। लेकिन इसके साथ क्योंकि हाईलाइट्स काफ़ी ज़्यादा देखिए, काफ़ी सारी डील्स डिस्कस हो चुकी हैं। सबसे पहले तो पूरे IT पैक पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि देखिए दोनों देशों में बात हो रही है और साथ में बोरिस जॉनसन ने ये भी कहा है कि वो जो वीज़ा नियम है इन्हें आसान कर रहे हैं और फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। तो इससे अगर आप देखें तो IT सेक्टर को सीधे तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो OneWeb, ये भी एक भारतीय सरकारी कंपनी है, न्यू स्पेस इंडिया, इनके साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले भारतीय एयरटेल का इसमें स्टेक है, तो इसका एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर आप देखें तो जो इम्पोर्टेड लिकर है जो ब्रिटेन से आती है उसके ऊपर भी ड्यूटी कम हो सकती है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारत और साथ में देखें तो यूके में भी कारोबार करती हैं। मिसाल के तौर पर देखें तो मैस्टेक और फर्स्टसोर्स जैसी जो कंपनीज है वो भी आपके रडार पर रखनी चाहिए। लेकिन काफ़ी जो है बड़ी डील है, 100 करोड़ पाउंड की जो है डील अनाउंस हो सकती है, तो यहाँ पर आप नजर रखिएगा।
इधर रूस यूक्रेन हमले की वजह से लगातार बढ़ रही लागत का बोझ अब कंपनियां ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है। ऐसे में अब सीमेंट की कीमत बढ़ने से मकान बनाना अब और महंगा हो जाएगा। अगर आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। सरिये के बाद अब सीमेंट के दामों में 25 से 50 रुपए प्रति बैग की तेजी देखने को मिलने वाली है। रूस यूक्रेन हमले की वजह से लगातार बढ़ रही लागत का बोझ अब कंपनियां ग्राहकों पर डालने की तैयारी में है। ऐसे में अब सीमेंट की कीमत बढ़ने से मकान बनाने की लागत में इजाफा हो जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से कहा गया है कि पिछले एक साल में सीमेंट की कीमतें बढ़कर 390 रुपए प्रति बोरी पर पहुंच गई हैं। अब इसकी कीमत में 25 से 50 रुपए बोरी का इजाफा हो सकता है और कीमतें 435 रुपए पर पहुंच सकती हैं। क्रिसिल की तरफ से कहा गया है कि मार्च में कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के पार चला गया था। दूसरी तरफ कोयले के रेट में भी तेजी आई। इंडोनेशिया की तरफ से कोयला निर्यात पर प्रतिबंध लगने से सीमेंट की मांग में तेजी आई है। बिजली और ईंधन की लागत बढ़ने से ढुलाई भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि 50% सीमेंट सड़कों के जरिए ही ढोया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के शुरुआती 6 महीने में सालाना आधार पर सीमेंट की मांग में 20% का इजाफा हुआ, लेकिन दूसरी छमाही में बेमौसम बारिश और मजदूर उपलब्ध न होने की वजह से मांग में कमी आ गई। लेकिन आने वाले समय में सीमेंट की कीमत बढ़ने से मांग में कमी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देखते हैं इंडिया 360 डिग्री की खास पेशकश। मामला क्या है? देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन तेज हो चला है। इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ आपके खर्चों की बचत करती हैं, बल्कि इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता। ईवी वाहनों की सबसे बड़ी समस्या हालांकि चार्जिंग की होती है, जिसे लेकर सरकार अब बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। क्या है यह पॉलिसी, देखिए मामला क्या है। नीति आयोग ने गुरुवार को बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा बैटरी की इस पॉलिसी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था। इसके तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति आयोग ने अपने ड्राफ्ट में कहा कि राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों समेत 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। इसमें बैटरी स्वैपिंग वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए गाड़ी की लागत कम पड़ेगी। नीति आयोग के ड्राफ्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या यूनिट किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन किया जाए। चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि केंद्र बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस पॉलिसी में नीति आयोग ने मजबूत और व्यापक पॉलिसी रूपरेखा तैयार करने के लिए फरवरी 2022 में चर्चा शुरू की थी। इस ड्राफ्ट को विचार विमर्श के लिए जारी किया गया है। आयोग ने 5 जून तक लोगों से इस पर सुझाव मांगे हैं। फिलहाल इस पॉलिसी को अभी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखी गई और कारोबार के अंत में निफ्टी 250 अंकों से ज्यादा उछलकर 17,400 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 900 अंकों का उछाल देखा गया। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज रही हरियाली। वहीं मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, हमारे साथ अरमान नाहर है। अरमान, बाजार में आखिरकार रही तूफानी तेजी, वजह क्या रही और कहां था सबसे ज्यादा एक्शन? लगातार दूसरे दिन आज मार्केट पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे और दिन के स्तर पर 17,400 का स्तर भी छुआ।
अब क्या थे उसके कारण? एक तो वीकली एक्सपायरी का भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिला, और सबसे सही बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि छोटे मजलो शहर के साथ साथ दिग्गज शहर ने भी पूरा सपोर्ट करा। अब टॉप निफ्टी के गेनर्स में कौन कौन से थे, जिसमें आइशर मोटर, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी ने पूरा सपोर्ट करा। वहीं अगर आप अदर गेनर्स की बात करेंगे तो उसमें पीएनसी इंफ्राटेक, एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग, जुबिलेंट फूडवर्क्स और जेंसा टेक्नोलॉजी जो अदर गेनर्स की सूची में रहे। अब कौन से शेयर्स थे जो फोकस में थे? एंजल वन और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नतीजों के कारण फोकस में रहे। वहीं अगर अतुल ऑटो देखेंगे जहां पे ईवी के लिए प्रोटोटाइप आया, और अगर जेएसपीएल में जहां पे ईडी ने कहीं कहीं पर छापेमारी भी करी। अब लूजर्स कौन कौन से रहे? हमने गेनर्स की बात तो कर ली, पर लूजर्स में सिप्ला, टाटा स्टील, हिंडाल्को और ओएनजीसी पर दबाव देखा गया। वहीं अगर अदर लूजर्स की बात करें तो वहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो नतीजों के कारण प्रेशर में रहा, स्टार हेल्थ, कैप्री ग्लोबल और फिनिक्स मिल्स, इन पर खासा दबाव देखा गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज का दिन अच्छा रहा, दिग्गजों ने भी इस तेजी में सपोर्ट करा। और मार्केट में एक्शन पर चर्चा के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं। बाजार में एक बार फिर से हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है, पर अब इस बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए आज बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। आई थिंक थोड़े से मैक्रो फैक्टर्स अच्छे होने के कारण, प्लस मेरे ख्याल से आज एफआई की सेलिंग भी काफी कम थी। हमारा मानना है कि नतीजों का सीजन है तो बैंकिंग, कैपिटल, ऑटो कंपोनेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में एक्शन रहेगा। और मेरे ख्याल से आज जो बाइंग आ गई है, होपफुली अगर कल थोड़ा सा और मोमेंटम पिकअप होता है, थोड़ी सी और मोमेंटम जारी रहती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में और थोड़ा सा उछाल के लिए जगह रहेगी। मेरे ख्याल से निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही लेना चाहिए, क्योंकि ऊपरी लेवल पे हो सकता है कि 2 दिन की तेजी के बाद, शायद कल वीकेंड है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए। तो डेफिनेटली इंडेक्स पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कैपिटल गुड्स में एल&टी और आईटी में जो एचसीएल टेक के नंबर आ गए वो काफी अच्छे आ गए, उम्मीद से काफी अच्छे, मार्जिन भी अच्छे और डिविडेंड भी उन्होंने अच्छा दिया। तो ये सारे स्टॉक्स होपफुली कल के मार्केट में प्ले आउट करेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही शायद इन्वेस्टर्स के लिए कल इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इंडेक्स में थोड़ा सा उछाल आ सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल पे हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है। ओके, ऊपर इस तरह से मुनाफा वसूली और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद की जाएगी, यानी 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक की पड़ताल में साफ कर दिया है कि मोहम्मद अंसार की 16 अप्रैल को हुई हिंसा का वही मास्टरमाइंड था। लेकिन अंसार से जुड़ी अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक वो न सिर्फ दंगों में शामिल था बल्कि नशे के कालाबाजारी में भी अपने हाथ आजमा चुका था। इस रिपोर्ट में देखिए अंसार का डर्टी बिजनेस। अंसार के डर्टी बिजनेस का पर्दाफाश। हिंसा के मास्टरमाइंड का नशा लूट। 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई। जमकर पत्थर चले, जमकर लाठियां चली, फायरिंग भी हुई। हिंसा की आग शांत हुई तो पुलिस की पड़ताल शुरू हुई। दिल्ली दंगे के कथित मास्टरमाइंड अंसार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद अंसार की अकड़ ढीली नहीं पड़ी। हिंसा का आरोपी अंसार कैमरे पर
पुष्पा स्टाइल मारता नजर आया। ये अकड़, ये हेकड़ी ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे है अंसार का डर्टी बिजनेस, अंसार की काली कमाई। लेकिन अब दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार के पाप लोक से जुड़े राज धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। पुष्पा स्टाइल मारने वाले अंसार की क्राइम फाइल्स खुलने लगी हैं। तो सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है उसके नशे से जुड़े कारोबार का। जी हां, अंसार कबाड़ का धंधा शुरू करने से पहले ड्रग्स के धंधे में शामिल था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंसार पश्चिम बंगाल से दिल्ली आया। यहां उसने सबसे पहले कबाड़ का काम शुरू किया। उसके बाद वो अवैध तरीके से स्मैक बेचने का धंधा करने लगा। लेकिन अंसार को जेल जाने का डर भी सता रहा था, लिहाजा उसने स्मैक का धंधा बंद कर दिया और वो जहांगीरपुरी में ही सट्टेबाजी करने लगा। अवैध धंधों से पैसे आए तो अंसार की लाइफ स्टाइल भी बदल गई। वो महंगे शौक पालने लगा, फिर चाहे वो शराब हो या लग्जरी कार। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार के मायालोक का विस्तार होने लगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार समेत 9 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली दंगे की पड़ताल में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो पुलिस तफ्तीश में बारीक से बारीक चीज पर गौर कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 आरोपियों के फोन भी जब्त कर लिए हैं और सूत्रों की माने तो इन आरोपियों के फोन से उनकी घटना के समय की लोकेशन और बातचीत से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यही नहीं, अगर आरोपियों ने चैट या व्हाट्सएप कॉल पर हिंसा की साजिश रची है तो उसके भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई हिंसा कोई सोची समझी साजिश थी? क्या हनुमान जयंती पर दंगे का प्लान पहले से तैयार कर लिया गया था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाश रही है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़े वीडियो, फोटो, सीसीटीवी फुटेज और लोकल इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच ने करीब 300 उपद्रवियों की पहचान की है। 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाने बाकी हैं। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस मोबाइल फोन का सहारा ले रही है। जी हां, सही सुना आपने, मोबाइल फोन। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जहांगीरपुरी हिंसा का सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस अब आरोपियों की कॉल डिटेल को खंगाल रही है। लेकिन यहां एक दिक्कत है। यह जरूरी नहीं है कि हिंसा के आरोपियों ने फोन कॉल पर ही तमाम बातें की हों। बहुत मुमकिन है कि व्हाट्सएप कॉल और चैट के जरिए हिंसा की साजिश रची गई हो। पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि इन आरोपियों का आपस में क्या कनेक्शन है। क्या सभी ने एक साथ मिलकर हिंसा की साजिश रची थी? दिल्ली पुलिस ने हिंसा से जुड़ी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट में हिंसा के पीछे साजिश की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह 2 साल पहले नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे की साजिश रची गई थी, क्या उसी तरह जहांगीरपुरी में बड़े पैमाने पर हिंसा दोहराने की साजिश थी? साजिश के पूर्व नियोजित होने से जुड़े कई अहम सबूत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिले हैं। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अंसार, सलीम चिकना, सोनू चिकना
और गुल्ली को सौंपी गई थी। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देते हैं आपको कोरोना का अपडेट। देश में कोरोना के मामलों में आज एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना से 56 मरीजों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना वायरस के 1231 मरीज डिस्चार्ज हुए। लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले कल यानी बुधवार को कोरोना के 2067 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 17 मार्च के बाद कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। देश में 17 मार्च को कोरोना के 2528 मामले सामने आए थे। अब ये रिसर्च आपको चौंका सकती है, जरा गौर से सुनिए। अगर कोई दिन भर में एक्सरसाइज के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं निकालता है तो उसकी असमय मौत का खतरा उन लोगों के मुकाबले 500 गुना ज्यादा है जो एक्सरसाइज करते हैं। समझेगी कि रोजाना कितना एक्सरसाइज सेहत के लिए जरूरी है। देखिए, सेहत और एक्सरसाइज का एक दूसरे से गहरा नाता है, क्योंकि जिंदगी को हिट रखने के लिए सेहत को फिट रखना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यही है कि लोग बाकी काम के लिए वक्त तो निकाल लेते हैं, पर एक्सरसाइज के लिए ही उनके पास वक्त नहीं होता। हेल्थ जर्नल लैंसेट के मुताबिक रोजाना की जिंदगी में किसी भी तरह की एक्सरसाइज ना करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई दिन भर में एक्सरसाइज के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं निकालता है तो उसकी असमय मौत का खतरा उन लोगों के मुकाबले 500 गुना ज्यादा है जो एक्सरसाइज करते हैं। लैंसेट की रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति या डायबिटीज का मरीज भी अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी अपनी बीमारी के खतरे को कुछ हद तक कम कर रहा है। एक्सरसाइज नहीं करने वाले या जो लोग मेहनत वाला काम नहीं करते उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। ऐसे लोग मोटापे की गिरफ्त में आ जाते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर की चपेट में आने का खतरा ऐसे लोगों का बढ़ जाता है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और मूड डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज नहीं करने वालों में हार्ट की बीमारी के होने की आशंका ज्यादा रहती है, क्योंकि एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हार्ट तक खून आसानी से पहुंचता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके हार्ट को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। एक्सरसाइज करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, इससे याददाश्त मजबूत होती है। एक्सरसाइज करने वाले लोगों में आंत के कैंसर का खतरा अनफिट लोगों के मुकाबले 20% कम होता है। लैंसेट की रिसर्च के मुताबिक अच्छी हेल्थ के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। टुकड़ों में भी इसे किया जा सकता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो रोजाना आप 7 से 8 हजार स्टेप्स वॉक कर रहे हैं। 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रोजाना 8 से 10 हजार और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए रोजाना 6 से 8 हजार स्टेप्स चलना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, टाइप 2 शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ओवर एक्सरसाइज भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ट्रेनर से सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 57वां दिन है। रूस ने यूक्रेन के निकोलोव, मारियोपोल सहित अलग अलग शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं अब मारियोपोल में यूक्रेनी कमांडर कह रहे हैं कि अगर मदद नहीं मिली तो जल्द मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इस बीच यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कीव पहुंचकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। आज यूक्रेन रूस युद्ध का 57वां दिन है। हमले और तबाही जारी। निकोलेव में दोनों देशों में भारी घमासान, लगातार कई विस्फोट। डोनेट्स्क में दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी। जी हां, आज युद्ध को करीब 2 महीने पूरे होने वाले, लेकिन ये युद्ध थमने के बजाय और विकराल होता जा रहा है। युद्ध की जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, वो डराने वाली है। गोलाबारी, मिसाइल हमले और ब्लास्ट की ये तस्वीरें देखिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये युद्ध और कितना खतरनाक रूप ले चुका है। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर निकोलेव की हैं।
जहां बीते कुछ हफ्तों से भारी संघर्ष चल रहा है। ऐसे ही भारी गोलाबारी की तस्वीरें डोनेत्स्क से आई हैं। यहां भी लगातार हमले हो रहे हैं। डोनेत्स्क पर कब्जे के लिए रूस बीते कुछ दिनों में अपने हमले काफी तेज कर चुका है। बीते करीब 3 हफ्तों में यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में जंग काफी खतरनाक हो चुकी है। डोनबास पर रूसी हमले काफी तेज हो चुके हैं। लोगों को डोनबास छोड़ने का लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की भी कई बार कह चुके हैं कि रूस डोनबास को अलग करना चाहता है और इसीलिए लगातार हमले कर रहा है। अब इन तस्वीरों में देखिए कि डोनबास में कितनी तबाही मचाई गई है। चारों ओर टूटे हुए घर हैं और हर बिल्डिंग खंडर बन चुकी है। यहां आपको तस्वीरों में यूक्रेन की एलीट फोर्स दिख रही है। यूक्रेन के एक और शहर मरियुपोल में लगातार हमले हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। ये यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। अब मरियुपोल में लड़ रहे यूक्रेनी कमांडर भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। भले ही यूक्रेनी सेना पिछड़ रही है, लेकिन वो लगातार सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।